हेलो मैजिकल माइंड्स डियर। आज हम सीएसईटी के करंट अफेयर्स में बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भारत के साथ है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये जो आज हम बात करने जा रहे हैं ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमारा जो भारत देश है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि हमारा जो भारत है वो आपके साउथ एशिया में आता है। साउथ एशिया का इंडिया जो है पार्ट है, दक्षिण एशिया का जो है इंडिया भारत पार्ट है। और आज हम बात करेंगे बीमस्टेक की। बीमस्टेक एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप कह सकते हैं कि भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो बीमस्टेक है वो हमारे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को कनेक्ट करता है, राइट। तो कभी भी अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, तो आपका आंसर होगा बीमस्टेक। एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, ये आपको मैं पूरा मैप की हेल्प से, वर्ड मैप की हेल्प से सारी चीजें आपको क्लियर करूंगी। सबसे पहले अगर हम बीमस्टेक के एस्टैब्लिशमेंट की बात कर लें, स्थापना की बात कर लें, राइट, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको 7 कंट्रीज यहाँ पे दिख रहे हैं जो प्रेजेंटली जो हैं वो बीमस्टेक के मेंबर्स हैं। और इसमें मैं बात करूँ तो आपका बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। अगर हम इसको याद करना चाहें तो हम यहाँ से भी याद कर सकते हैं अगर निमोनिक की हम बात करें। वैसे अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आज की डेट में अलग है, ये सारी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी। और आप 7 कंट्रीज में 5 कंट्रीज के जो नेम है वो आप इसके बीमस्टेक के स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं। बी रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश को, आई रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, राइट। एम रिप्रेजेंट करता है म्यांमार को, एस रिप्रेजेंट करता है श्रीलंका को, टी रिप्रेजेंट करता है थाईलैंड को, राइट। तो ये 5 देश आपको देख रहे हैं। और इसके बाद इन 5 देशों के बाद में जो है 2004 में जो है फिर से हलचल मची यहाँ पर। और नेपाल एंड भूटान ने भी जो है वो बीमस्टेक को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर टोटल अभी प्रेजेंटली अगर हम देखें तो 7 मेंबर्स हैं। 7 मेंबर्स कैसे हैं आप देख रहे हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, 5 देशों के नाम जो हैं बीमस्टेक में ऑलरेडी हैं। और बाद में नेपाल एंड भूटान यानी कि 6th और 7th जो है कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया। और इस तरीके से जो है आज की डेट में यहाँ पर 7 कंट्रीज हैं। तो इसकी आपको हिस्ट्री समझ में आनी चाहिए, ये तो आपको समझ में आ गया, इसके आपको हिस्ट्री समझ में आनी चाहिए। आप सबको लग रहा होगा कि मैंने बीमस्टेक जो है आपको बताया, बांग्लादेश, इंडिया, बीम्स्ड जो है आपको बताया, बांग्लादेश, इंडिया,
म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो आप सबको लग रहा होगा कि बीमस्टेक का जो फुल फॉर्म है वो इन्हीं से बनता है। नहीं, बीमस्टेक का जो फुल फॉर्म है दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो प्रेजेंटली आपका बीमस्टेक का, अभी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, अभी तो बस मैं याद करना आपको बता रही हूं। बीमस्टेक का जो प्रेजेंटली फुल फॉर्म है दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि तकनीकी और आर्थिक, मल्टी सेक्टर में तकनीकी और आर्थिक कॉर्पोरेशन के लिए बे ऑफ बंगाल का ये आपका जो इनिशिएटिव है वो है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म यही है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, राइट। तो बी मतलब हो गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। आई मतलब हो गया इनिशिएटिव ऑन, एम मतलब हो गया मल्टी सेक्टोरल, एम और एस हो गया, मल्टी का एम हो गया, सेक्टोरल का एस हो गया, टी का आपका हो गया टेक्निकल, ई का हो गया इकोनॉमिक और सी का हो गया कॉर्पोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ बीमस्टेक। तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या हो रहा है, क्या चीजें थी। तो सबसे पहले देख लें, हाउ मेनी नेशंस आर देयर इन बीमस्टेक। देयर आर 7 नेशंस इन बीमस्टेक। ये मैं अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 7 देश जो हैं वो इसके जो है सदस्य हैं, ठीक है। तो व्हाट आर नेम्स ऑफ नेशन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देयर आर 5 साउथ एशियन नेशन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। ये भी आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया के 5 नेशन हैं और साउथ ईस्ट एशिया के 2 नेशन हैं। तभी मैंने आपको याद करिए अभी बोला था कि बीमस्टेक एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को ज्वाइन करता है, मिलाता है। अब ये क्यों बोला जा रहा है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को ज्वाइन करता है। तो सबसे पहले हमको वर्ल्ड मैप में आकर समझना होगा, वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप को देख के समझना होगा कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से देश जो हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। ये देखिए, ये है आपका वर्ल्ड मैप। अब यहाँ पर बीमस्टेक के लिए देखिए, सबसे पहले अभी आप देखोगे, सबसे पहले 4 फाउंडर मेंबर्स हैं। 4 फाउंडर मेंबर्स थे बीमस्टेक के। 4 फाउंडर मेंबर्स जो थे, 5 नहीं थे, 4 फाउंडर मेंबर्स थे। और 4 फाउंडर मेंबर्स में आपका यहाँ पे आता था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए 4 फाउंडर मेंबर्स में यहाँ पर आता था बांग्लादेश, दूसरा आता था इंडिया, तीसरा आपका आता था, यहाँ नीचे आपका क्या हो गया, श्रीलंका, ठीक है। और चौथा आपका आता था थाईलैंड, और चौथा हमारा आता था थाईलैंड, राइट। ये 4 फाउंडर मेंबर्स थे। अब आप ये देख रहे होंगे, ये जो 4 फाउंडर मेंबर्स हैं इसमें 3 तो आपके साउथ एशिया हो गया। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको बार बार जो है वर्ल्ड मैप में दिशा देखना,
जो है वो बताया हुआ है, डायरेक्शन देखना बताया हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है। नॉर्थ, ये नॉर्थ मतलब हो गया उत्तर, ठीक है। साउथ नीचे की ओर है यानी कि हो गया दक्षिण, ठीक है। पूरब यानी कि ईस्ट इधर आएगा, ठीक है। और पश्चिम यानी कि इधर आएगा, पश्चिम यानी कि वेस्ट, राइट। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, भारत है और श्रीलंका है। भारत के नीचे जो श्रीलंका है, ये तो हमारे आगे साउथ एशिया के देश, साउथ एशिया के देश। साउथ ईस्ट ये होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि साउथ यानी कि ये सारे देश, मतलब भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, राइट, ये सब क्या कहलाएंगे? श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब क्या कहलाएंगे? मालदीव्स यहाँ नीचे है, यहाँ पे नीचे मालदीव्स है, राइट। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब आपके क्या कहलाएंगे? अगर आपको वर्ल्ड मैप समझ में आ रहा है, जो कि मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, साउथ एशिया कहलाएगा। साउथ एशिया यानी कि ये जो एशिया है, ठीक है, पूरा जो एशिया है उसका दक्षिणी हिस्सा यानी कि साउथ एशिया, और साउथ ईस्ट आप इसको बोलोगे साउथ ईस्ट, यानी कि ये जितने भी देश यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको आसियान के बारे में पढ़ाया हुआ है। जितने भी देश आप इधर देख रहे हो यानी कि इनका डायरेक्शन इधर है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। तो आप यहाँ पे देखिए, फाउंडर मेंबर्स में आपको मैंने बताया 4 ही देश थे, म्यांमार नहीं था, पहले 4 ही देश थे, ठीक है। जब जून 97 में बीमस्टेक की स्थापना के बारे में सोचा गया, स्टैब्लिशमेंट के बारे में सोचा गया, तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ने इसकी स्टार्टिंग की थी। यही फाउंडर मेंबर्स हैं। और उस समय इसका नाम जो था वो आपका बीमस्टेक ना होकर BISTEC हुआ करता था, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बीस्टेक हुआ करता था। बीमस्टेक ना होकर क्या होता था? बीस्टेक हुआ करता था। तो जून 97 में ये आपके 4 फाउंडर मेंबर्स जो कंट्रीज थे वो मैंने आपको बताया, राइट। फुल फॉर्म भी आपको बता दिया। पहले ये क्या था आपका? बीस्टेक था, BIST, 4 फाउंडर मेंबर्स बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, जिसमें से फर्स्ट 3 जो थे वो आपके साउथ एशिया के देश थे, जबकि जो थाईलैंड है वो आपका साउथ ईस्ट एशिया का देश है। आफ्टर 6 months, दिसंबर 97 में म्यांमार भी जो है वो शामिल हो गया। और आफ्टर 6 months जो है बिस्टेक का नाम बदलकर बीमस्टेक कर दिया गया। और ये जितने भी देश आप देख रहे हैं, देखिए, बे ऑफ बंगाल यानी जो बंगाल की जो खाड़ी है उसके तट से लगे हुए हैं। देखिए, श्रीलंका ये हो गया आपके, ये देखिए भारत की तटीय सीमा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ये जो एक अलग टाइप का जो ग्रीन है, ये बांग्लादेश आ गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं म्यांमार, राइट। और इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थाईलैंड भी है, राइट। तो ये सब जो देश थे बीमस्टेक के, ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के तटीय सीमा के जो हैं देश हैं। और जो मेन 4 फाउंडर मेंबर्स थे, उन्होंने इसको इसीलिए बनाया था कि जो बे ऑफ बंगाल है, इसकी खाड़ी की जो सुरक्षा है, बे ऑफ बंगाल की जो सेफ्टी है, उसके लिए मेनली ये बनाया गया था। और आर्थिक विकास तो करना ही था, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरपोरेशन आप देख रहे हैं नाम में ही है। तो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए देश जो है वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, राइट। और एक और चीज़ यहाँ पर आई
कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो है अलग अलग जो रीजन के जो देश हैं उनको ये जोड़ता है। राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में अब आप ये कह लीजिए 6 महीने के भीतर म्यांमार ने भी इसको क्या है ज्वाइन कर लिया। और इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 मेंबर्स जो है वो 97 में हो चुके थे। जून में 4 फाउंडर मेंबर कंट्रीज ने इसको स्टार्ट किया था। विद इन 6 मंथ जो है म्यांमार ने भी इच्छा जताई और जो है बीस्टेक को ज्वाइन कर लिया और बीस्टेक का नाम जो है चेंज होकर बीमस्टेक हो गया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आई कि आप ये सोचिए, अगर मैं बात करूं साउथ ईस्ट एशिया की, तो साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो म्यांमार में है। 40 साल तक, 40 ईयर्स तक वहाँ सैन्य शासन रहा, मिलिट्री का शासन रहा और अभी भी हालात अच्छे नहीं है। अभी भी आपने सुना होगा फेब 21, अभी हम मार्च 21 में यहाँ ये लेक्चर जो है सुन रहे हैं और फेब 21 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, फिर से सैन्य शासन जो है आ गया है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो बिगड़े हालात रहते हैं हमेशा वो किसके रहते हैं? म्यांमार के रहते हैं। जैसे कि सार्क के समय मैंने आपको बताया था, सार्क में अफगानिस्तान भाई साहब आकर जुड़ गए। तो मैंने कहा था अफगानिस्तान में कि अपनी अलग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर मैं कहूँ तो सार्क में अफगानिस्तान एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ऐसे ही आप बीमस्टेक में कह सकते हैं कि जो म्यांमार है ये एक प्रॉब्लम है। रीज़न कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, म्यांमार में ऑलरेडी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। राइट, तो इसका एक आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे गठित हुआ, कैसे इसकी स्थापना हुई। राइट, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, भूटान और नेपाल एकदम बाद में आए। 97 में तो 5 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें जो है आप कहिए कि भूटान और नेपाल ने बाद में ज्वाइन किया है। राइट, तो यहाँ पे नेपाल और भूटान अगर आप मैप में देखते हैं, नेपाल और भूटान जो है वो आप ये कह सकते हैं कि पर्वतीय सीमा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेपाल और भूटान, अगर आप यहाँ पर गौर से देखें, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं नेपाल हिमालय की ओर है, भूटान हिमालय की ओर है। तो नेपाल और भूटान ने जब बोला तो उनको भी बीमस्टेक ज्वाइन करवा दिया गया। तो बाकी जो सारे देश हैं, बाकी जो स्टार्टिंग से कंट्रीज थे बीमस्टेक, वो सब बे ऑफ बंगाल के तटीय किनारे शोर से जो लगे हुए देश हैं वो थे। और जबकि नेपाल और भूटान जो है बाद में आकर जो है ऐड हो गए, बाद में आकर यहाँ पर क्या है ऐड हो गए हैं। और नेपाल और भूटान अगर हम देखें, यहाँ पे आपको पता है हिमालय है, ठीक है, तो पर्वतीय श्रृंखला यानी कि जो माउंटेन एरिया है वहाँ की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, अब हम कुछ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसको क्या बोला गया? इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बोला गया स्टार्टिंग में, इसको इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है बोला गया। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लैग के साथ जो है, करंट स्लाइड में आप देख रहे हैं फ्लैग्स के साथ जो है कंट्रीज के नाम देख रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं बांग्लादेश के फ्लैग में जो है रेड सर्कल है, भूटान का फ्लैग आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं, ड्रैगन बना हुआ है। राइट, इंडिया का फ्लैग आपको पता है, नेपाल का फ्लैग तो अलग ही शेप में है, याद रहता है। म्यांमार स्टार याद कर लीजिए, थाईलैंड का फ्लैग है और श्रीलंका का फ्लैग है। वैसे तो मैंने आपको बीमस्टेक में याद करवा दिया, नाम से ही 5 कंट्रीज के नाम याद कर सकते हो। नेपाल और भूटान जो है बगल बगल में हिमालय की ओर है, ठीक है, माउंटेन एरिया की ओर है। तो बाकी सब बांग्ला बे ऑफ बंगाल का जो तटीय एरिया है
शोर एरिया है वहाँ के देश हैं, जबकि आपका नेपाल और भूटान जो है वो माउंटेन साइड के देश हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको एक निमोनिक यहाँ पे प्रोवाइड किया है, MBBS NIT, M फॉर म्यांमार, B फॉर बांग्लादेश, सेकेंड B भूटान, S फॉर श्रीलंका, N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया और T फॉर थाईलैंड। राइट, तो ऐसे भी आप निमोनिक के थ्रू जो है इसको याद कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर देखें, ये आपको समझ में आ गया कि बीमस्टेक में वो देश शामिल हुए थे जो कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से लगे हुए थे, और बे ऑफ बंगाल की सेफ्टी के लिए जो है बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सारे देश जो है बे ऑफ बंगाल से ही बिजनेस के लिए डिपेंडेंट है। 97 6 ऑफ जून 97 में इसकी स्थापना हुई, ये फॉर्म किया गया, और बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू जो है वो ये बनाया गया, यानी कि बैंकॉक में, थाईलैंड में, बैंकॉक आपको पता है बैंकॉक जो है वो आपका कहाँ है, बैंकॉक आपका थाईलैंड में है, ठीक है। तो थाईलैंड में जो है इसकी स्थापना हुई, तो जहाँ पे स्थापना होती है वहीं का डिक्लेरेशन कहलाता है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसकी स्थापना हुई, और इसका अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, हेडक्वार्टर जो है वो आपका ढाका में है। क्लियर है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो जब ये बनाया गया था, यानी कि 6 जून जब ये बनाया गया था, आप खुद देख रहे हैं 1997 में इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए बना तो दिया गया, लेकिन इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस की जो आप कह लीजिए इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की जो पॉलिसीज जो थी वो डिसाइडेड नहीं थी, पॉलिसी तो बनी नहीं, क्योंकि अब फिर से मैं कहूँगी कि इस संगठन का जो सबसे बड़ा देश था भारत में गठबंधन की सरकार थी, मिली जुली सरकार थी। आपको अगर 97 में याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी, राइट, मिली जुली सरकार थी। म्यांमार की मैं बात करूं, फाउंडर मेंबर में आपको पता है, अगर फाउंडर मेंबर में मैं बात करूं तो फाउंडर मेंबर्स में आपके कौन कौन थे? फाउंडर मेंबर्स में आपका आ गया भारत में मिली जुली सरकार थी, ठीक है। अगर हम बात करें श्रीलंका जो था वो तमिल संघर्ष में जो है जूझ रहा था, तमिल संघर्ष से जूझ रहा था, तो इस ओर ध्यान ही नहीं हुआ, ठीक है, इस ओर ध्यान ही नहीं गया। 6 महीने बाद म्यांमार ने ज्वाइन किया, म्यांमार का अपना प्रॉब्लम, ठीक है, म्यांमार का अपना प्रॉब्लम, तानाशाही चलती थी, राइट। तो यहाँ पर इतना ध्यान किसी का नहीं गया, 97 में बना लिया गया, कोई भी इवन बैठक भी नहीं हुई है, कोई समिट भी नहीं हुई है, 97 में बनाया गया, लेकिन 97 के बाद 2004 में डायरेक्ट एक्शन हुआ है। 97 में बस इसको बना लिया गया था, 97 में आप कह सकते हैं कि बीमस्टेक को बना लिया गया था, लेकिन एक्चुअल हलचल तो तब शुरू हुई जब इसकी पहली समिट जो है वो हुई। पहली समिट इसकी बैंकॉक जो है आप कह सकते हैं बैंकॉक थाईलैंड में हुई, राइट, और तभी उस समय आप कहेंगे कि हलचल हुई, राइट। तो वहाँ पे 7 हो गए, 2004 में 7 हो गए। नेपाल और भूटान ने भी ज्वाइन कर लिया, जबकि नेपाल और भूटान जो है बंगाल की खाड़ी नेपाल और भूटान से नहीं लगती है, लेकिन फिर भी उन देशों को उनके कहने पर शामिल कर लिया गया, और फुल फॉर्म जो है 2004 में ही जो है फुल फॉर्म जो है इसका चेंज हो गया, राइट, क्योंकि 2 देश और आ गए। अब उसका नाम का जो आप कह लीजिए उनके नाम का जो स्टार्टिंग लेटर था वो इसमें नहीं जोड़ा गया, इसका फुल फॉर्म ही चेंज कर लिया गया, बे ऑफ बंगाल। अभी हमने क्या पढ़ा था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। कभी पूछा जाए कि फुल फॉर्म इसका कब चेंज हुआ, तो 2004 में जब नेपाल और भूटान इसके सदस्य बने, तो जो उनके नेम का जो पहला लेटर वो उसमें ऐड नहीं किया गया, इसका नाम ही चेंज कर लिया गया, और नाम चेंज कर कर जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी
सेक्टरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कर दिया गया। ये है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है कर दिया गया, राइट, ठीक है। तो 2004 फेब 2004 में आप कह लीजिए कि इसका फुल फॉर्म जो है वो चेंज हुआ। तो इसके बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से जो है वो सम्मेलन नहीं हुए, सबमिट्स नहीं हुई हैं, ये इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। तो व्हेन डिड बीमस्टेक केम इनटू पिक्चर, ये मैंने आपको बता दिया 6 जून 1997, 6 जून 1997 को जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसको बनाया गया, थाईलैंड में बनाया गया। हेडक्वार्टर जो है इसका ढाका में है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, ठीक है। बीस्टेक क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में 4 मेंबर फाउंडर मेंबर्स थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। और ईसी यानी कि इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए जो है ये ईसी आपका ईसी का फुल फॉर्म था। और इसके बाद विद इन 6 मंथ्स जो है वो म्यांमार ने दिसंबर 97 में 6 महीने के अंदर ही जो है म्यांमार ने इसको ज्वाइन कर लिया और बीस्टेक का नाम जो है वो क्या हो गया, बीमस्टेक हो गया, राइट। 2004 में नेपाल और भूटान ने जो है वो इसको ज्वाइन किया और इसका जो नाम था बीमस्टेक का जो फुल फॉर्म था, बांग्लादेश, फुल फॉर्म जो था बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, वो खत्म होकर इसका नाम हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका नाम जो है वो हो गया। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका सब रीजनल, क्षेत्रीय, आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय जो एरिया वाइज जो कंट्रीज थे वो सब इसमें जुड़े हैं, तो आप इसको सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोल सकते हैं। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और 2004 में जब नेपाल और भूटान यहाँ पे ऐड हुए तो यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म था, नाम था, उस ग्रुप के साथ उनके जुड़ने के साथ जो है वो चेंज हो गया। बीमस्टेक के ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप बीमस्टेक के ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो काफ़ी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है। वो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सार्क जो था वो काफ़ी बहुउद्देशीय था और बहुत सारे जब पर्पस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसमें होता है कि कुछ भी पूरा नहीं हो पाता है, राइट। तो यहाँ पे नाम में ही है कि टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल यानी तकनीकी और आर्थिक जो है वो समन्वय की ज़रूरत है, कॉपरेशन की ज़रूरत है। तो ये आपका साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ को जो है वो जोड़ रहा है और साउथ उन कंट्रीज़ को जोड़ रहा है जो बंगाल की खाड़ी के चारों ओर हैं, और इसके अलावा नेपाल और भूटान जो हिमालय की सुरक्षा करते हैं उनको जोड़ रहा है। तो ये चीज़ है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये एक ब्रिज की तरीके से काम कर रहा है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें, ब्रिज की तरीके से काम कर रहा है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ के बीच में। अब आपको वर्ल्ड मैप में ये बात ईजिली समझ में आ चुकी है। और बहुत सारे जो है इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, में बहुत मेजर सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है। आप याद करिए, मैंने आपको जो है आसियान में लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो बताई थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2014 में जो है मोदी जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को बदल कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पहले था कि पूर्व के देशों को दोस्त बनाया जाए, एशिया के पूर्व के दक्षिण पूर्व के देशों को दोस्त बनाया जाए, तो लुक ईस्ट पॉलिसी था कि भारत अपने ईस्ट की ओर, पूरब की ओर देखे, और मोदी जी ने इसको 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे, मतलब कि यहाँ पे सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी हम कालाधान प्रोजेक्ट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि हाँ बीमस्टेक को क्यों बनाया गया। बीमस्टेक के प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये हैं, सोवरीन इक्वालिटी, यानी कि सबकी अपनी संप्रभुता है, ठीक है, सोवरीन है, स्वतंत्र हैं, सारे जो मेंबर सिटीज है वो एक दूसरे की सोवरेनिटी का ख्याल रखेंगे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी जो टेरिटरी है, जो सीमाएं हैं,
उसकी इंटीग्रिटी का ख्याल रखेंगे। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, कोई भी मतलब सबका राजनीतिक जो है वो आपका इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र है, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्वक सब एग्जिस्ट करेंगे। म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। कंस्टिट्यूट एन एडिशन टू और नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर बायलेटरल, रीजनल और मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन इन्वॉल्विंग द मेंबर स्टेट। ये एक एडिशनल बनाया गया है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक एडिशनल बनाया गया है। ये आप ये नहीं कह सकते कि किसी और जो कॉर्पोरेशन था, कोई और बायलेटरल, रीजनल या मल्टीलेटरल, मतलब कि कोई और जैसे कॉर्पोरेशन था मेंबर स्टेट का, उसका ये अल्टरनेटिव है, सब्सटीट्यूट है, आप नहीं कह सकते। मतलब कि अगर इसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, आप बोल सकते हैं कि सार्क की जगह पे बीमस्टेक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, बीमस्टेक में पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। तो बीमस्टेक के थ्रू जो है भारत अपने पड़ोसी देशों से जो है काफ़ी आप कह लीजिए अपनी दोस्ती बढ़ा सकता है। तो लेकिन यहाँ पे जब बीमस्टेक बनाया गया तो उसका सिद्धांत ये था कि एक और बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और कोई संगठन है तो उसके अल्टरनेट के तौर पे बनाया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर समिट्स की बात की गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था 97 में बना दिया गया था, लेकिन इसकी मीटिंग जो है काफ़ी टाइम तक नहीं हुई। 2004 में जब आपका नेपाल एंड भूटान जो है ऐड हुआ है, सबसे फर्स्ट मीटिंग हुई है 2004 में थाईलैंड में। फिर नवंबर 2008 में अभी तक 4 ही मीटिंग हुई है, अभी तक जो है 4 ही मीटिंग हुई है। 2008 में इंडिया में न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई। फिर 4 मार्च 2014 में म्यांमार में जो है इसकी मीटिंग जो है हुई है। 4th मीटिंग आपकी नेपाल के काठमांडू में हुई है, और नेपाल के काठमांडू में नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया था। राइट। और अगर मैं बात करूँ नपीदा में यहाँ पर मनमोहन सिंह जी ने, जो इसकी 3rd मीटिंग थी, वहाँ मनमोहन सिंह हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मोहन सिंह जी ने जो है पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। और ये जो 4th मीटिंग काठमांडू में हुई है उसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो है पार्टिसिपेट किया था। 5th मीटिंग अभी तक हुई नहीं है, प्रपोज्ड है, जो कि श्रीलंका में होगी। नेक्स्ट मीटिंग जो है वो आपके श्रीलंका कोलंबो में होगी। तो यहाँ पर मोदी जी ने जब 4th मीटिंग जो कि नेपाल में हुई थी वहाँ पर जब पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पर मोदी जी ने इसके पहले 4th मीटिंग के पहले 14 पॉइंट्स पे काम करता था। जो बीमस्टेक है वो 14 पॉइंट पे काम करता था, और 4th मीटिंग में 14 में 2 पॉइंट्स और ऐड किए गए। ये जो 2 पॉइंट्स थे, ये 2 पॉइंट्स थे आपके, एक तो माउंटेन इको के बारे में। माउंटेन इको, अभी मैंने आपको बताया कि भूटान और नेपाल जो है वो आपकी पर्वतीय सुरक्षा करते हैं, माउंटेन के थ्रू जो है सेफ्टी वहाँ पे। और दूसरा आपका ब्लू इकोनॉमी और माउंटेन इको का मतलब यही हुआ, मेरा इकोनॉमी मैं कहना चाह रही थी। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कनेक्टिविटी पे बल दिया। ठीक है, अगर मैं माउंटेन इकोनॉमी की बात करूं तो पर्वतीय क्षेत्र जो माउंटेन एरियाज हैं उनके विकास की बात की गई। और नेपाल और भूटान किस में आते हैं? पर्वतीय देश में आते हैं और हिमालय की सेफ्टी करते हैं। और अगर ब्लू इकोनॉमी की मैं बात करूं तो ब्लू इकोनॉमी में आपका ये कह लीजिए जो हमारा सी है, समुंदर है, वहाँ पर पोर्ट, बंदरगाह, तटीय क्षेत्र, पानी से इन देशों की अर्थव्यवस्था को, जो इकोनॉमी है, पानी के थ्रू कैसे जोड़ा जाए। माउंटेन इकोनॉमी मतलब माउंटेन के थ्रू इकोनॉमी को कैसे कनेक्ट किया जाए। तो पीएम मोदी जी ने अपने भाषण में कनेक्टिविटी पे बल दिया। किस पे बल दिया? कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी
पे जो है वो बल दिया। और यहाँ पे जब कनेक्टिविटी की बात की गई तो 4 टाइप की कनेक्टिविटी की बात की गई। सबसे पहले ट्रेड कनेक्टिविटी, आप कह सकते हैं इकोनॉमी कनेक्टिविटी, ट्रेड यानी व्यापार के लिए कनेक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमी के लिए जो है कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक कॉपरेशन, जब आपको आर्थिक विकास करना है तो ट्रांसपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और डिजिटल यानी कि टेक्निकल हिस्से में कनेक्टिविटी की बात की। तो मोदी जी ने 3 जो है 4 मतलब कि आप ये सोचिए, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 14 पॉइंट्स के लिए बना, तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं ऐड हुए 4th मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने ऐड किया, जिसमें आपका माउंटेन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी था। माउंटेन आपको समझ में आ गया होगा, पर्वतीय क्षेत्र यानी नेपाल और भूटान की बात कर रहे हैं कि उससे देशों को जोड़ा जाए। और ब्लू इकोनॉमी यानी तटीय क्षेत्र यानी पानी से जो है डिफरेंट जो देश है उनकी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा जाए। तो कनेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया था मोदी जी ने, और उसमें ट्रेड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और डिजिटल कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे बताइए, जब ट्रेड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होगी तो आर्थिक सहयोग बढ़ेगा, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, ठीक है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, ठीक है, आर्थिक सहयोग जो है वो आपका क्या है, बढ़ेगा, राइट। और डिजिटल से जो टेक्निकल आप देख रहे थे, टेक्निकल यानी कि दोनों ही इसके ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, तकनीकी सहयोग जो है वो बढ़ेगा। तो ये अपने नाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके नाम में 2 ऑब्जेक्टिव है, एक तो आर्थिक विकास करना, आर्थिक सहयोग करना, और टेक्निकल जो है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक जो है कॉपरेशन करना, सहयोग करना, इसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो 4th जो आपका सबमिट हुआ था वो लास्ट सबमिट हुआ था, जिसपे जो है काम करा जा रहा है। तो ये मोदी जी ने यहाँ पर बोला था। अब पोटेंशियल क्या है बीमस्टेक के, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या क्या है। सबसे पहली चीज आपको ये तो समझ में आ गया, पहली बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ रहा है, राइट। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंट्रा रीजनल कॉपरेशन बिटवीन सार्क एंड आसियान, क्योंकि सार्क में साउथ एशिया के 2 देश हैं। देखिए मैं तभी आपको सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ, ऑलरेडी सार्क आपको पढ़ा चुकी हूँ, साउथ एशिया के देश हैं, और आसियान में साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, ठीक है। और आसियान में आप देखते हैं थाईलैंड और म्यांमार भी है, तो एक तरीके से ये जो बीमस्टेक बना, इसमें साउथ एशिया के कुछ देश आ गए और साउथ ईस्ट एशिया की ओर से आपका म्यांमार और थाईलैंड आ गया, राइट। तो ये जो है इंट्रा रीजनल कॉपरेशन जो है ये यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स, जो कि इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है, ये आपको अलग से पता होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत आप कह लीजिए कि जो हमारी सरकार है उसकी दूर की सोच है कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है क्या। चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले कि ये है क्या। बेसिकली जो कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये है क्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए, इसको समझिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए है क्या, सबसे पहले एक और दूसरे मैप में आइए, है क्या। अगर आप इंडिया का यहाँ पर मैप देखिएगा ध्यान से, ये मैं इसको जूम कर रही हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा, इंडिया का मैप देखें। जिस हिस्से को मैं जूम कर रही हूँ, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इस हिस्से की बात कर रही हूँ, भारत के इस हिस्से की बात कर रही हूँ, ठीक है।
भारत का ये जो हिस्सा है, भारत का उत्तर पूर्व हिस्सा या नॉर्थ ईस्ट जो हम लोग बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो हिस्सा है, इस नॉर्थ ईस्ट हिस्से को हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। सेवन सिस्टर्स में यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इसको आप और जूम करके देखें, सेवन सिस्टर्स में आपका कौन कौन आ जाता है? आपका असम आ जाता है, ठीक है, आपका असम आ जाता है, आपका नागालैंड आ जाता है, नागालैंड के बाद मणिपुर आ जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश, ये आ जाता है। कितने देश आ जाते हैं? सेवन सिस्टर्स इनको बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ना नॉर्थ ईस्ट एशिया जाने के लिए, अगर भारत का जो बाकी हिस्सा है वो कनेक्ट हो पाएगा, तो ये जो सिलीगुड़ी, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलीगुड़ी से होते हुए ही यहाँ पर जा सकते हैं, सिलीगुड़ी से होते हुए ही यहाँ पर क्या है, जाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और ये जो सिलीगुड़ी होकर यहाँ से जा रहे हैं, इस हिस्से को हम बोलते हैं चिकन नेक बोलते हैं, जो कि 22 किलोमीटर का ही है, 22 किलोमीटर का ही है। अभी चाइना ने जो है चुम्बी वैली, यहाँ पे ये हिस्सा आपको चाइना का दिखेगा, ये पूरा हिस्सा आपका क्या है, चाइना का है, ये तो भूटान है, ये हिस्सा आपका चाइना का है। यहाँ पे चुम्बी वैली के थ्रू जो है चाइना, इस यहाँ पर ये रास्ता जो 22 किलोमीटर का चिकन नेक है, जो भारत के बाकी हिस्से को नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ता है। चिकन नेक जो है वो बाकी हिस्से को, भारत के बाकी हिस्से को, जो कि केवल सिलीगुड़ी होते हुए ही जाता है, चिकन नेक जो है वो भारत और भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से को जोड़ता है। तो वहां पे चाइना ने चुम्बी वैली के थ्रू चाइना इस पे लगाया कि भाई इस 22 किलोमीटर के रास्ते को बंद कर दे, और जैसे ही वो बंद कर देगा, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है वो अलग थलग पड़ जाएगा, भारत से अलग थलग पड़ जाएगा। इसकी मतलब कि जो असम की सेना है वो यहाँ पे इसकी सेफ्टी करती है, ठीक है, तो अलग थलग पड़ जाएगा। तो यहाँ पर भारत ने अपनी दूरदर्शी सोच को दिखाते हुए एक यहाँ पे कालाधाम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया बीमस्टेक के अंतर्गत जो है कालाधाम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। बीमस्टेक के अंतर्गत जो भारत है, भारत ने बांग्लादेश से अपने संबंध अच्छे बनाए, और म्यांमार, ये देखिए ये पूरा म्यांमार लगा हुआ है, ये देखिए भारत का ये जो नॉर्थ ईस्ट हिस्से में ये पूरा जो येलो दिख रहा है ये नॉर्थ ईस्ट है, और ये जो पूरा ये आपको ये सीमा जो दिख रही है ये भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ये जो ग्रीन जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपका म्यांमार है, आप देख रहे हो म्यांमार है। तो और बांग्लादेश भी देखो, ये देखो बांग्लादेश भी, ये जो कलर है बांग्लादेश का दिख रहा है, जो हल्का ब्राउन सा आपका कलर है ये बांग्लादेश है। तो नॉर्थ ईस्ट से आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ है और म्यांमार भी जुड़ा हुआ है। तो अगर बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत के संबंध अच्छे होंगे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया का भी विकास होगा। आतंकवाद और जो टेररिज्म है, जो अलगाववाद है, उसको खत्म करने में हेल्पफुल होगा, क्योंकि म्यांमार की सीमा और बांग्लादेश की सीमा हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से से लगी हुई है। समझ में आ रही है बात? अब हम बात करते हैं कालाधाम प्रोजेक्ट की। तो आपको चिकन नेक समझ में आ गया। चुम्बी वैली के थ्रू चाइना जो है चिकन नेक जो 22 किलोमीटर का भारत का
नॉर्थ ईस्ट जाने का रास्ता है उसको ब्लॉक करने की फिराक में रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की सीमा जो है म्यांमार से लगी हुई है, बात आपको समझ में आ गई। ये नॉर्थ ईस्ट है और इसकी सीमा जो है वो म्यांमार से क्या है, लगी हुई है। तो इन्होंने मतलब कि इनकी कनेक्टिविटी जो है काफ़ी अच्छी है, और भारत की कनेक्टिविटी अपने नॉर्थ ईस्ट से केवल और केवल सिलीगुड़ी के पास से चिकन नेक के थ्रू है, जो कि आप कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ जो भारत है, इंडिया है, उसकी कनेक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट एरिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं, केवल चिकन नेक जो 22 किलोमीटर है उसी के थ्रू है। तो अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो अलग थलग पड़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक कालादान प्रोजेक्ट लाए। तो देखिए अब मैं कालादान प्रोजेक्ट पे आ रही हूँ, इतना मैप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ पे देखिए कालादान प्रोजेक्ट, देखिए कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है, कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है, इसका पूरा खर्चा जो है वो भारत उठा रहा है। पूरा खर्चा जो है वो भारत उठा रहा है। और भारत ने क्या किया है कि कोलकाता में हुगली रिवर, ये देखिए आपको दिख रही है हुगली रिवर है, आपको अच्छे से पता है। कोलकाता के बाद हल्दिया, यहाँ पे हल्दिया आता है, हल्दिया, ठीक है। हल्दिया से होते हुए कोलकाता का ये जो हमारा बंदरगाह है, यहाँ से कोलकाता के हुगली रिवर से होते हुए यहाँ से ये आपको लाइट पिंक कलर का म्यांमार दिख रहा है, म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक, सितवे बंदरगाह तक एक सी ट्रांसपोर्ट का जो रूट है वो डेवलप किया। अब ये आपका पानी में है, ठीक है, ये पूरा रूट पानी में। इसके बाद पलेतवा तक ये जो है ये भी पानी में। अब ये जो जहां मैंने सर्कल बनाया है यहाँ पे आपका कालादान नदी है, यहाँ पे आपका कालादान नदी है, और ये जो सितवे है ये म्यांमार का बंदरगाह है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो पूरा सी रूट हो गया, ठीक है। हुगली नदी से अगर कोई सामान आएगा तो हुगली नदी से ये होते हुए सितवे बंदरगाह पे जाएगा। सितवे बंदरगाह से जो आपकी कालादान नदी है, कालादान से होते हुए पलेतवा जाएगा म्यांमार के, और यहाँ से जो रेड लाइन दिख रही है, ब्लू वाली लाइन पानी को दर्शा रही है, और रेड वाली लाइन जो है वो आपके सड़क वाले रूट को जो है, रोड को जो है वो दर्शा रही है। उसके बाद जो है नेशनल हाईवे के थ्रू जो आपका इजवाल है, ठीक है, जो कि आपका हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो आता है, ठीक है, यहाँ तक ये कनेक्टिविटी जो है बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि भारत ने म्यांमार होते हुए नॉर्थ ईस्ट की एक अलग कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने की बना ली है, जिससे हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से भारत जो है अपने दूरदर्शिता के साथ यहाँ पर काम कर रहा है, और चाइना को ये प्रोजेक्ट बहुत बुरा लग रहा है, फूटी आंखों नहीं सुहा रहा है, क्योंकि चाइना तो वहाँ कनेक्टिविटी ख़त्म करने के चक्कर में, लेकिन भारत ने दूसरी तरफ से जो है रास्ते बनाने जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बीमस्टेक मजबूत होगा तो भारत के म्यांमार और थाईलैंड के साथ जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे, राइट। इसी तरीके से दूसरा एक प्रोजेक्ट है एशियन ट्रिलेटरल हाईवे। ये इसलिए बना रहे हैं ताकि जो है जो हमारी कनेक्टिविटी है इंडिया की वो थाईलैंड के साथ हो जाए, क्योंकि म्यांमार के बाद जो है वो थाईलैंड जो है पड़ता है। तो यहाँ पर अगर वो आपका इसकी
जो है त्रिपक्षीय सड़क रूट आप कह लीजिए, ट्रिलेटरल हाईवे, ये रोड का है जो कि कनेक्ट कर रहा है इंडिया को म्यांमार के थ्रू थाईलैंड से, ठीक है। तो इन 3 देशों की सड़कों को ये जो है कनेक्ट कर रहा है। त्रिपक्षीय थाईलैंड, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण जो है वो हो रहा है, और ये बाय रोड जो है कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, बाय रोड जो है कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। तो भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट हुआ है, ताकि जो ईजिली जो है पैसेंजर्स जो है आ जा सके, कार्गो और ट्रैफिक जो है आ जा सके, ठीक है, ये चीज़ बनाया गया, ठीक है। तो बीमस्टेक का पोटेंशियल बहुत है। इसके अलावा आपको ये चीज़ मैंने बताई रही है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध, नेबरहुड फर्स्ट पे काम कर रहा है। एक्ट ईस्ट मैंने बता दिया, साउथ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बना रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा इंडिया बीमस्टेक की हेल्प से चाइना के लिए कह लीजिए बैलेंस करने का काम कर रहा है, ठीक है। चाइना के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है, चाइना से बचाव की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि चाइना से अगर बे ऑफ बंगाल को बचाना है, ठीक है, तो उसके लिए बीमस्टेक की ज़रूरत है। और सार्क जो है पाकिस्तान, मैंने आपको बताया, तो होने के कारण जो बाकी देश हैं सार्क के बायकॉट कर रखा है उन्होंने पाकिस्तान को, तो वहाँ पे सार्क काम कर नहीं पा रहा है। तो सार्क नहीं काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास बीमस्टेक भी है, आप कह सकते हैं बीमस्टेक भी है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं। 2015 में जो है बीमस्टेक का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीमस्टेक टूरिज्म ईयर बनाया गया था। टूरिज्म ईयर जो है 2015 को टूरिज्म ईयर जो है इन्होंने बनाया था। इसके अलावा बीमस्टेक एनर्जी ग्रिड का एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऊर्जा सुरक्षा के लिए, एनर्जी के कह लीजिए एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। ये आपका मल्टीनेशनल है और ये इसका जो काम है मेन जो है बेंगलोर में, जिसको हम बेंगलुरु इस समय बोलते हैं, बेंगलुरु में इसका ग्रिड जो है लगाया गया है, ठीक है। ये भी आपका मल्टीनेशनल यानी सारे देश मिलकर बीमस्टेक एनर्जी ग्रिड का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बीमस्टेक ट्रांसमिशन गैस पाइपलाइन एक बिछाई गई है, जिसमें म्यांमार के अलाकान एरिया से गैस आएगी, जिसमें म्यांमार के अलाकान एरिया से जो है गैस आएगी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की सेफ्टी की बात मैंने आपको जो है बता दी है कि कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। सार्क का मैंने इशू बता दिया कि पाकिस्तान बार बार द्विपक्षीय जो आपके बायलैटरल मुद्दे होते हैं उनको उठाता है और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसके कारण सार्क सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ भारत पड़ोसियों के साथ जो है संबंध, जो अपने रिलेशन जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे सुधार रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो मोदी जी जो है पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बाकी देशों के साथ जो है बीमस्टेक में जो है मोदी जी जो है बीमस्टेक के थ्रू अपने जो दोस्ती है वो बाकी देशों के साथ कर रहे हैं। तो एक तरीके से बहुत जो बीमस्टेक है वो एशिया का मास्टर प्लान जो है हमारा बन सकता है, एशिया का मास्टर प्लान जो है वो हमारा बन सकता है। स्थायी सचिवालय परमानेंट सेक्रेटरीट हमने देख ही लिया था कि बीमस्टेक का ढाका में है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बीम्स्टेक वेदर एंड क्लाइमेट के लिए जो काम हो रहा है उसका ऑफिस जो है मेन नोएडा जो है आपका, नोएडा भारत में, इसकी बात की गई है। इसी तरीके से नोएडा में चल रहा है। ऐसे ही आपका बीम्स्टेक में भी क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो काफ़ी डीप में है। कल्चरल सेंटर की अगर हम बात करें, कल्चरल सेंटर की बात करें, तो वो आपका थिम्फू जो कि भूटान में है, थिम्फू भूटान में है, राइट। कल्चरल सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये आपका ओवरऑल ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे जो है ये बीम्स्टेक हमारे लिए, इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है। अब यहाँ पे अगर बात करें बीम्स्टेक के चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि मीटिंग जो है रेगुलर नहीं हो रही है। अभी तक सोचिए 4 ही मीटिंग हुई है, जबकि 97 से बना है, 2004 से फंक्शनल हुआ है, ठीक है, 20 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो है 4 ही मीटिंग हुई है। नेग्लेक्ट बाय मेंबर स्टेट। अब आपको मैंने बताया कि बीम्स्टेक जो है थाईलैंड और म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया में बनाई गई है, लेकिन जो थाईलैंड और म्यांमार हैं ये जो आसियान ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आसियान ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। इसके बाद फोकस जो है बीम्स्टेक में भी अभी मैंने आपको बताया था 14 पॉइंट्स पे काम चल रहा है। 14 पॉइंट्स, इसमें 2 पॉइंट जो है माउंटेन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी जो है मोदी जी ने 4th जो सबमिट हुई थी उसमें ऐड किया था। तो 14 एरिया कौन कौन से हैं? 14 एरिया में आपका कनेक्टिविटी भी है, पब्लिक हेल्थ भी है, एग्रीकल्चरल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप कह सकते हैं कि ठीक है, वैसे तो मेन फोकस आपका आर्थिक मतलब कह लीजिए सहयोग और तकनीकी सहयोग है अगर हम नाम के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन 14 डिफरेंट एरियाज में काम कर रहा है, तो कह सकते हैं कि हाँ बहुत सारे पर्पस भी हैं, राइट। अच्छा, बायलेटरल इश्यूज आ ही जाते हैं भाई, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा बायलेटरल इश्यूज, जैसे कि बांग्लादेश में जो रोहिंग्याज हैं, ठीक है, उनका इशू चल रहा है, ठीक है। रोहिंग्या जो म्यांमार से आ रहे हैं, ठीक है, तो बांग्लादेश और म्यांमार का जो है इशू इनका चल रहा है। तो ये सारे कन्फ्लिक्ट्स तो मतलब कि यहीं, और म्यांमार और थाईलैंड के बीच भी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी चल रहा है। फिर इसके बाद एक है नो FTA, मतलब कि कोई आपका फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मेंबर कंट्रीज जो हैं एक दूसरे देशों के साथ ईजिली जो है वो व्यापार करते हैं, तो ऐसा कोई फ्री ट्रेड एरिया का सॉरी बार बार मैं एरिया बोल रही हूँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो नहीं हुआ है। तो बीम्स्टेक यानी बाफ्टा की बात की गई थी 2004 में, बाफ्टा जिसको हम बोलते हैं, यानी बीम्स्टेक FTA की बात की गई थी, इसको हम बाफ्टा भी बोलते हैं, राइट। इसकी बात की गई थी, लेकिन ये अभी तक जो है कंक्लूड नहीं हुआ है। अभी तक आप समझ लीजिए बात ही चल रही है, कोई इसमें कंक्लूजन नहीं निकला है, ठीक है। और बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार जो फोरम है, द फॉर्मेशन ऑफ अनदर सब रीजनल इनिशिएटिव, एक और सब रीजनल, मतलब कि बीम्स्टेक में तो ये कंट्रीज जुड़ ही हैं और इन्होंने एक और सब रीजनल कंट्री जो है बना लिया है, ठीक है, एक और बनाया है जिसको हम BCIM फोरम बोलते हैं। BCIM में कौन कौन है? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ठीक है। एक ये भी फोरम है जिसमें जो है चाइना प्रोएक्टिव मेंबर है, ठीक है। और यहाँ पर जब BCIM भी है और बीम्स्टेक भी है, तो यहाँ पे काफ़ी डाउट्स आ जाते हैं, वहाँ पे चाइना है, यहाँ पे चाइना नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी सारे डाउट्स आ जाते हैं कि बीम्स्टेक कैसे काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे BCIM में जो एक और सब रीजनल इनिशिएटिव यानी एक और क्षेत्रीय संगठन, उप क्षेत्रीय संगठन जो है बनाया गया है,
ठीक है, BCIM भी एग्जिस्टेंस में है और बीमस्टेक भी एग्जिस्टेंस में है। मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आपका एक ग्रुप के दोस्तों के साथ दोस्ती है और उसके कुछ फ्रेंड्स जो है दूसरे ग्रुप में भी हैं, लेकिन कुछ मेंबर उस ग्रुप में नहीं है, कुछ मेंबर्स उस ग्रुप में नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे? तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो आई होप कि आपको बीमस्टेक का एक काफ़ी आइडिया लग गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए, तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कह लीजिए रीजनल इनिशिएटिव्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको बीमस्टेक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।